मोदी सरकार की नीति है यूज एंड थ्रो। जनता को 2014 में कितने सपने दिखाए, अच्छे दिन, काला धन, 30 रुपये पेट्रोल भी खरीद रहे हैं ना सब। कहते हैं कि मोदी जी हमको और कुछ नहीं दे दो, हमको बस दे दो रोटी चार, हम इससे पेट भर लेंगे, हमको काम दे दो। हमको जिस तरह से काम कर रहे थे बस कह रहे हैं मोदी जी दे दो हमें रोटी चार, नहीं चाहिए जुमलों की बौछार। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या बेटी को जंतर मंतर पर चिल्लाओ। सर आप बताइए, मुझे बिना बताए कोई टर्मिनेशन लेटर पकड़ा देगा। देश में जहाँ डॉक्टर्स की कमी, जहाँ पैरामेडिक्स की कमी, जहाँ नर्सों की कमी, मैंने कहा ना 10,000 के ऊपर मुश्किल से 15 पैरामेडिक्स हैं। बेड की बात करूं तो 167 देशों में भारत 155 नंबर पे आता है। ये विश्व गुरु बनाने की जो सपना आपको दिखाते हैं। जब अब रेलवे को आपकी जरूरत तो है नहीं और ना मोदी जी को आपकी जरूरत है, तो कैसे रेलवे आपको रखेगी? और ना रेलवे की जरूरत मोदी जी को है, वो तो कॉर्पोरेट के हवाले होने जा रही है। आज जो सरकार अपने आप को पीठ ठोक रही है ना, अगर हम लोग नहीं रहते तो सरकार क्या, देश क्या। ये परमानेंट जॉब नहीं मांगने कहते कि ना परमानेंट से कम हमें कंटिन्यू तो करो। आज सफेद कोट पहन के और रोड पे अपने हक की आवाज के लिए चिल्ला रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या वजह है कि अब आप लोगों को धक्का दिया जा रहा है, निकाला जा रहा है? हमको ये कहा गया कि हमारे पास बजट नहीं है और मोदी सरकार ने इतने बजट सैंक्शन किए हैं। अभी तो सरकार भी आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती, तभी तो धक्का मार रही है। धक्का मार रही है। तो अब इन्होंने हमारी कंडीशन बहुत, रेलवे को प्राइवेटाइजेशन की दिशा में बड़े तरीके से ग्रेजुअली ले जाया जा रहा है। वहाँ कहीं ना कहीं कॉरपोरेट का प्रेशर होता है कि आप मैन पावर कम करके हमें दो। रेलवे की जमीन खाली कराई जा रही है, जहाँ गरीब लोग रहते हैं उसको खाली करा के। मुश्किल सिर्फ इतना है कि हर आदमी अपने लिए आवाज लगाता है। अगर आप दूसरों पे अत्याचार हो रहा हो, जब आप आवाज नहीं उठाएंगे। दोस्तों नमस्कार। इस देश में देशभक्ति, राष्ट्रवाद, उसकी तर्का लगाई जाती है वोट पाने के लिए। अगर इस देश में कोई भी देशभक्त है आज के वक्त में और देश की जनता के लिए वो भगवान के बराबर है, तो ये सफेद कोट वाले हैं। ये लोग 2020 में रेलवे में कोविड कॉन्ट्रैक्ट के तहत इनको बहाली किया जाता है। इनको कोरोना वॉरियर पता नहीं किस किस नाम से नवाजा था मोदी जी ने। ये लोग वही लोग हैं, अगर हम भारत के हिसाब से बात करें तो करीब करीब 10,000 लोगों पे 15 पैरामेडिक्स हैं आज की डेट में भारत में, औसत सरकारी आंकड़े के हिसाब से। ये जो हमारे साथ महिलाएं खड़ी हैं, अगर हम नर्सों की बात करें तो 79% के करीब महिलाएं नर्स होती है। ये इसलिए बता रहा हूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे भी बहुत सारे राजनीति किए जाते हैं इसी देश में। इसी देश में ये सफेद कोट पहन के करीब करीब 1800 डॉक्टर्स, जिन्होंने कोरोना में अपनी जान गंवाई लोगों की सेवा करते हुए, और ये आंकड़ा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का है, जहां पे करीब करीब 3 लाख डॉक्टर रजिस्टर्ड है। हो सकता है कि 1800 की जगह 3600 डॉक्टरों की जान गई हो, कह नहीं सकता। लेकिन ये पैरामेडिक्स हैं कौन? ये पैरामेडिक्स वही लोग हैं जो भाग दौड़ करके आपके ब्लड टेस्ट की बात हो, लैब में टेस्ट करने की बात हो, यानी कि डायरेक्ट कोरोना प्रभावित लोगों के भी संपर्क में थे और घर घर जाके सैंपल कलेक्ट कर रहे थे। और अनऑफिशियली आंकड़ों की बात करूं, जिसमें कहा जाता है कि इसी भारत में 47 लाख लोगों की जानें चली गई कोविड के अंदर में। सरकारी आंकड़ा तो महज 5 लाख के करीब बताती है। लेकिन कितने हजारों की संख्या में इन पैरामेडिक्स की जान गई होगी, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। और इनका आंकड़ा सरकार कहां से देगी? जब डॉक्टर्स की आंकड़ा जब उनसे पूछा जाता है संसद के अंदर में, कहते हैं हमारे पास आंकड़ा नहीं है। उन डॉक्टर्स का जिनको मोदी जी ने फूल बरसवाए थे, इनके ऊपर भी फूल बरसवाए थे जब ये कोविड में सेवा दे रहे थे, आज रोड पे खड़ा होकर के अपनी रोजगार की आवाज लगा रहे हैं। आप लोग यहाँ पे आए हैं, रेलवे ने कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप लोगों को बहाल किया था। उस वक्त में 3 महीने के लिए पहले बताया गया था, फिर उसको एक्सटेंड कर करके 2 साल के करीब आप लोगों को रखा। अब आपको वो बाहर कर रहे हैं, तो आप लोग डिमांड क्या कर रहे हैं उनसे? हमारी डिमांड तो यही है सरकार से कि जल्द से जल्द जिस हम पद पे थे उसी पद पर हमें वापस लिया जाए। उसी पद पे वापस लिया जाए। एक सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने देखा होगा कि अलग अलग
तबके के स्टूडेंट्स लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि उनकी 2 साल के अंदर में काफ़ी सारे एग्जाम्स जिसकी वो तैयारी करते थे, उदाहरण के तौर पे यूपीएससी वाले चिल्ला रहे थे लड़के कि हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए, उनकी एज निकल चुकी है। सवाल यह है कि इन लोगों को जब रिक्रूट किया गया था उस वक्त ये तैयारी कर रहे थे, अलग अलग सरकारी संस्थानों में अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, उम्मीद में थे कि हमें भी नौकरी मिल जाएगी। जब इनको रेलवे ने कॉन्ट्रैक्ट में लिया तो कहीं ना कहीं इन्होंने सोचा कि हम जो कार्य कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं देश के लिए, उसको मद्देनजर रखते हुए आने वाले वक्त में सरकार हम लोगों को परमानेंट ना सही, ये बहुत बड़ी एक बात है, हम लोगों को परमानेंट ना सही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही सेवा करने का मौका देती रहेगी और हमारा जॉब ये कंटिन्यू चलेगा, जो हो नहीं पाया। आखिर क्या वजह है कि अब आप लोगों को धक्का दिया जा रहा है, निकाला जा रहा है? हमको ये कहा गया कि हमारे पास बजट नहीं है और मोदी सरकार ने इतने बजट सैंक्शन किए हैं, अभी कई जगहों पे रेलवे स्टेशंस बन रहे हैं। अभी अगर हम सेंट्रल मुंबई की बात करें, वहाँ पे कई नए रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, उनके लिए इनके पास बजट है और हमारे कोरोना वॉरियर्स के पास इनको सैलरी देने के लिए बजट नहीं है। इन्होंने एक्सटेंशन नहीं दिया हमें और हमें विदाउट इन्फॉर्मेशन हमें नौकरी से बाहर कर दिया। सवाल यह है कि जिस रेलवे को प्राइवेटाइजेशन की दिशा में बड़े तरीके से ग्रेजुअली ले जाया जा रहा है, वहाँ कहीं ना कहीं कॉरपोरेट का प्रेशर होता है कि आप मैन पावर कम करके हमें दो। रेलवे की ज़मीन खाली कराई जा रही है, जहाँ गरीब लोग रहते हैं उसको खाली करा करा के और बड़े तरीके से ये तैयारी की जा रही है ताकि रेलवे बेचने के लिए रेलवे का दाम सही मिल जाए। और इस देश का कोई भी ज़मींदार है तो रेलवे है, ये मैं बता चुका हूँ। करीब करीब 5 लाख हेक्टेयर की ज़मीन रेलवे के पास है। आपसे जानना चाहेंगे कि अब आप लोग यहाँ पे चिल्ला रहे हैं, उस वक्त में आप लोगों ने सेवाएं दी जब देश में कोई एक दूसरे को छूने को तैयार नहीं था, आपने तो पूरे परिवार को दांव पे लगा दिया था, क्योंकि अगर आपको कुछ होता, कोविड से आप संक्रमित होते तो आप घर भी तो जाते होंगे। जाते थे, हमारी कोई शक्ल देखना ही पसंद नहीं करता था, न रिश्तेदार, न मोहल्ले वाले, न घर वाले, न बाहर वाले। उस टाइम पे यदि हमको क्वारंटाइन कर देता था तो हमको ऐसी निगाह से देखते आतंकवादी हो हम। हमारे घर के सामने वो कोई नहीं निकलता था, आसपास कोई किसी चीज़ को हमने कोई यदि बाहर से छू लिया तो उसको टच नहीं करते थे, कहीं चल जाते तो आने जाने, पानी वानी हर चीज़ से दूर रखा देता था हमको। तो यदि पता चल गया कि ये कर्मचारी है हॉस्पिटल का तो उसको तो किसी चीज़ की बस आतंकवादी घोषित कर दिया उसको। तो सरकार भी आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती, तभी तो धक्का मार रही है। धक्का मार रही है। तो अब इन्होंने हमारी कंडीशन बहुत विकट परिस्थितियों में लाके खड़ा कर दिया हमको, न तो हम मरने के न जीने के। इन्होंने ऐसे कर दिया, मतलब हमको बीमार ग्रस्त करके छोड़ दिया। कोई लंच से पीड़ित है किसी का, यदि उस दरमियान यदि ये नहीं करते ना तो हम सब आम आदमी की तरह सेफ रहते। आज हम भी उनके तरह जीते। हमारे लंच किसी को न शुगर होती, न डायबिटीज़, न थायराइड, किसी भी चीज़ से बीमारी से ग्रस्त नहीं थे पहले यंग। अपने लाइफ को इन्होंने एक तरह से पूरी तरह से दांव पे लगाया। मैं जो बार बार कहता हूं कि देशभक्ति की बात करता हूं, उस भारत के 138 करोड़ जनता के लिए उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की, ये जुटे रहे। और कहीं ना कहीं दिमाग में एक चीज़ ज़रूर थी कि हमारी रोज़गार कम से कम सेफ है, हमारी नौकरी कम से कम सेफ हो जाएगी। रेलवे ने कॉन्ट्रैक्ट पे लिया था और एक ही रेलवे ने अलग अलग जोन में ये बहालियाँ हुई थी, कहीं पे 10,000 लोग, कहीं पे 5,000 लोग, कहीं पे 7,000 लोग, अलग अलग नोटिफिकेशंस आए थे। आखिर क्या, जब अब रेलवे को आपकी ज़रूरत तो है नहीं और ना मोदी जी को आपकी ज़रूरत है, तो कैसे रेलवे आपको रखेगी? और ना रेलवे की ज़रूरत मोदी जी को है, वो तो कॉर्पोरेट के हवाले होने जा रही है। आज जो सरकार अपने आप को पीठ ठोक रही है ना, अगर हम लोग नहीं रहते तो सरकार क्या, देश क्या, पूरा दुनिया का खामियाजा भुगतना पड़ जाता है इस चीज़ का। आज जो जितने भी हम लोग हैं यहाँ पे, हम लोगों ने उस परिस्थिति में काम किया जिस परिस्थिति में लोग को पता भी नहीं था, ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पता था कि कोविड का कैसे ट्रीटमेंट होगा। उस परिस्थिति में हम घर से निकले और देश और समाज की सेवा के लिए हमने काम किया। आज जब हम लोगों को निकाल दिया गया तो हमको ये लग रहा है कि हम गलत हाथों में चले गए थे, हमको नहीं जाना चाहिए था। लेकिन आज हमारी बातों को सरकार नहीं समझती है, हमारी बातों को समाज नहीं समझता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमको जल्द से जल्द रीएंगेज करें, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए हमको। बस मोदी जी से हम इतना ही विनती करते हैं कि मोदी जी हमको और कुछ नहीं दे दो, हमको बस दे दो रोटी चार, हम इससे पेट भर लेंगे, हमको काम दे दो, हमको जिस तरह से काम कर रहे थे बस। कह रहे हैं मोदी जी दे दो हमें रोटी चार, नहीं चाहिए जुमलों की बौछार। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। जिस तरह से इन लोगों ने सेवाएं देश की है, बड़े शर्म की बात है कि आज के वक्त में सफ़ेद कोट पहन के जब लोग नज़र आते हैं रोड पे चिल्लाते हुए,
तो बहुत दुख होता है देख के। ये वही सफ़ेद कोट था जिसने इस भारत की जनता की रक्षा की और अपने जानों की परवाह नहीं की। हमारे साथ महिलाएं भी हैं और ये कोविड की ड्रेस पहनी हुई है, कोविड के प्रोटेक्शन के लिए जो ड्रेस था, आज आप लोग ये ड्रेस पहन के खड़ी हैं, क्या चाहती है यहाँ पे? री एंगेज करना है हम लोग इमीडिएटली, एंगेज करना है, एंगेज करना है, री एंगेज करना है, सर्विस देना रेडी है हम लोग। सर्विस की डिमांड कर रही हैं, अलग अलग जगह से आई हैं मेरे साथ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या बेटी को जंतर मंतर पर चिल्लाओ। सर आप बताइए, मुझे बिना बताए कोई टर्मिनेशन लेटर पकड़ा देगा और मुझे उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है, जबकि मैं उस जगह पहले से काम कर रही हूँ। एक दिन पहले मुझे पता चल रहा है कि हमें टर्मिनेट कर दिया गया, तो हमें कैसा लगेगा? अगर आप हमें उस चीज़ की 15 दिन पहले या कभी भी हमें सूचित किया जाता कि हमने आपको इसलिए लिया और आपको इतने दिन बाद सेवा समाप्त की, लेकिन आपने हमारा रीटर्मिनेशन को बढ़ाते गए, टाइमिंग पीरियड को जैसे 6 मंथ किया, फिर 1 साल किया, फिर 2 साल किया, उसके बाद टाइम पे टाइम बढ़ाते गए। 2 साल हमने काम किया, 2 साल बाद हमारी एक एज लिमिट भी ख़त्म हो जाती है कि नौकरी में आप इस एज के बाद आप कहीं गवर्नमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन आज हम बताइए किस जगह पर आके खड़े हो गए, हर जगह डीआर में, सीएमओ सबके पास हम लोग गए, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। आप मैरिड है? आप मैरिड है? यस सर, मैं मैरिड हूँ। बच्चे भी हैं? नो सर, अभी शादी हुई है, शादी हुई है। कोरोना के बाद मेरी शादी हुई है। अब देखिए, महिला है, परिवार भी चलाना है, कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि हमारा जॉब कम से कम सिक्योर है, बेशक कॉन्ट्रैक्ट पे। इनको कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि इनको कोई फॉर्मल चीज़ें ना दिया जाए, ना पेंशन दिया जाएगा, ना इनको बेनिफिट कोई दी जाएगी, कम से कम जो सैलरी मिल रही है उस पर गुजारा इनका चल सकता था, इनका ये कहना है। और सबसे बड़ी बात है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये परमानेंट जॉब नहीं मांगने, कहते हैं कि ना परमानेंट से ही कम हमें कंटिन्यू तो करो। इनका डिमांड सिर्फ इतना है। हमारे साथ और भी महिलाएं, आप लोग भी आप कहाँ से आई हैं? हम बिहार से आए हैं, सोनपुर डिवीजन से। अच्छा। मेरी नाम कंचन कुमारी हुआ। हाँ। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि उस वक्त आप ही घर से नहीं निकलते थे, उस वक्त हम अपना घर से निकल के अपना देश के बचाने के लिए, अपना देश के समाज के बचाने के लिए हम घर से निकल के हॉस्पिटल तक गए। आप अपना घर में भी नहीं टहलते थे कि हमको कोविड हो जाएगा, मैं ऑक्सीजन लेंगे तो उससे मेरे अंदर वायरस चल जाएगा, कोविड होगा। उस समय हम अपना घर से निकल के अपना पूरे परिवार से दूर रह के हम काम किए। और उसके बाद मेरा उस वक्त रेंट पर भी मेरा रूम रेंट भी नहीं मिलता था कि हम रहे। हमको देख के लोग इतना दूर भागता था कि लगता था जैसे कि कोई उसको हम देखे तो मेरे अंदर कोविड हो जाएगा। उस वक्त हम समाज में रह के और अपना देश के बचाने के लिए सेवा किए। हमको रूम भी नहीं मिल रहा था उस वक्त। मैं आपकी बात समझता हूँ। ये देखिए, मसला ये है कि जब कोविड में काम कर रही थी तो कोविड का इतना खौफ था कि लोग इनसे दूर भागते थे। आज के वक्त में सरकार को इनसे इतना खौफ है कि सरकार इनसे दूर भाग रही है, इनकी बातें नहीं सुन रही है। आखिर इनका कसूर सिर्फ इतना है कि इन्होंने देश की सेवा उस वक्त में की जिस वक्त में लोग अपने बच्चों की बात करें या बच्चे अपने पिता की बात करें, उनको छूने को तैयार नहीं थे। उस वक्त में एक अनजान शख्स की ये ब्लड सैंपल लेना, उसका टेस्ट करना, सब कुछ करना, ये कर रहे थे। लेकिन आज ये दर के मोहताज है। आखिर क्या लगता है आप लोगों को कि कैसे इस बात का सॉल्यूशन निकलेगा? क्योंकि मैं एक चीज़ जानता हूं, मैं बताता हूं कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पे ही कह रहे हैं कि कंटिन्यू किया जाए, तो कॉन्ट्रैक्ट पे ही कंटिन्यू करना क्यों चाहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट पे कंटिन्यू करना इसलिए चाहते हैं क्योंकि अगर गवर्नमेंट को पता है, सब कुछ जानते हुए भी गवर्नमेंट हमारे साथ अन्याय कर ही रही है, ठीक है, हमें कॉन्ट्रैक्ट पे करे, रेगुलर करे, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ हमें अंडर प्रोसेस के साथ रेगुलर भी करने का कोशिश करे, ठीक है। और क्योंकि बहुत से हमारे भाई हैं, बहन हैं, हमारे सहपाठी हैं जिनकी एज ओवर हो चुकी है, अभी हम प्राइवेट में भी जाते हैं तो हमें नहीं ले रहे, वो कह रहे हैं कि आप कोविड में वर्क किए हैं, आपको वहाँ पे गए वर्क करके आए हैं, ठीक है, हमारे पास अब रिक्रूट के लिए जगह नहीं है। हम भारत सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हम जैसे कंटिन्यू कर रहे थे वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पे हमें कंटिन्यू करवाए, बस। इनकी अगर बातें सुनेंगे तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो कह सकता हूं कि मोदी सरकार की नीति है यूज एंड थ्रो। जनता को 2014 में कितने सपने दिखाए, अच्छे दिन, काला धन, 30 रुपये पेट्रोल भी खरीद रहे हैं ना सब, महंगाई। तो
यूज एंड थ्रो, जनता का वोटों का यूज किया जब पावर में आ गए। और वही जनता अगर आज के डेट में पेट्रोल की बात कर ले, महंगाई की बात कर ले, भ्रष्टाचार की बात कर ले, काला धन की बात कर ले, तो आवाज दबाने के सारे तंत्र लगा रखे हैं। लेकिन पावर तो जनता ने ही दिया था, ये वही जनता जिन्होंने वोट दिया था। और ये एक तबका चिल्ला रहे हैं जिनकी एज निकल चुकी है, 2 साल सेवा देते रहे, घर में बैठ के एज नहीं निकली है। इस सरकार ने इनसे सेवा ली और इन्होंने एक तरह से उस वक्त में जान जोखिम पे डाल के अब सेवाएं दी, अपने परिवार को दांव पे लगा के सेवाएं दी। लेकिन आज ये चिल्ला रहे हैं। और एक अहम बात, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का डेटा बताया, 1800 डॉक्टर के करीब उनके हिसाब से जिनकी डेथ हुई थी कोविड के सर्विस देने के टाइम में, इन जैसे हज़ारों लोगों की जान चली गई होगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा और कोई काउंटिंग भी नहीं है सरकार के पास। लेकिन आज भी 73% डॉक्टर्स को कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया। कोई करोड़ का पैकेज दे रहा था, कोई 50 लाख का कोई स्टेट दे रहा था, 73% डॉक्टर्स को कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया। IMA का ये आंकड़ा कहता है। तो इन जैसे लोग जो मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय परिवार से आते हैं, शायद इनको तो जिनकी जानें चली गई होगी वो तो अलग, लेकिन देश के लिए इतनी बड़ी सेवा करने के बाद आज सफ़ेद कोट पहन के और रोड पे अपने हक की आवाज़ के लिए चिल्ला रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मांग सिर्फ इतनी है कि हम कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे, हमें कॉन्ट्रैक्ट पे ही काम करने दिया जाए। इस देश में जहाँ डॉक्टर्स की कमी, जहाँ पैरामेडिक्स की कमी, जहाँ नर्सों की कमी, मैंने कहा ना 10,000 के ऊपर मुश्किल से 15 पैरामेडिक्स हैं। बेड की बात करूं तो 167 देशों में भारत 155 नंबर पे आता है। ये विश्व गुरु बनाने की जो सपना आपको दिखाते हैं, तो ये है विश्व गुरु में हाल। और सरकारी अस्पताल की बात करूं तो 1 लाख लोगों पे, सरकारी अस्पताल की बता रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 1 लाख लोगों पे 24 बेड आता है, जब कोरोना में हर जगह बेड की जरूरत थी। भगवान न करे दोबारा ऐसी स्थिति इस देश में आए, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो फिर इसी सफ़ेद कोट वालों को बुलाया जाएगा और इन्हीं का इस्तेमाल दोबारा से किया जाएगा। शायद इस्तेमाल तो आप भी हो रहे हैं। मुश्किल सिर्फ इतना है कि हर आदमी अपने लिए आवाज़ लगाता है। अगर आप दूसरों पे अत्याचार हो रहा हो, जब आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो अगला नंबर आपका भी आएगा। नमस्कार।